करगिल विजय दिवस के 27 साल पूरे होने पर देश अमर शहीदों को याद कर रहा है। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। साल 1999 में पाकिस्तानी सेना ने करगिल में भारतीय सीमा में घुसपैठ कर अवैध चौकियों का निर्माण किया। तब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च कर 5000 पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। करगिल युद्ध में ऊंची चोटियों पर कब्जा कर बैठे दुश्मन देश के 2700 सैनिकों को ढेर कर दिया। बाकी दुम दबाकर वापस पाकिस्तान भागने को मजबूर हो गए। अपनी जमीन वापस हासिल करने की जंग में भारत मां के 527 वीर सपूत शहीद हुए। 1300 से ज्यादा जाबाज सैनिकों ने गहरे जख्मों के बावजूद दुश्मन को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। करगिल विजय के 27 साल बाद नए भारत में देश की सीमाएं अभेद किले की तरह महफूज बना दी गई। यही करगिल के शहीदों को भारतीय सेना की सच्ची श्रद्धांजलि है। कारगिल विजय के 27 साल अमर शहीद आए याद। (527) वीरों की कुर्बानी, 1300 जवानों के जख्म से जीत की कहानी। हर साल आते हैं, हम विजय दिवस मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। लाइक मेरे फादर शहीद हुए इस यहाँ पे कारगिल में जंग लड़ते हुए। सो मुझे उनकी कुछ मेमोरीज नहीं है, लेकिन ये है कि सुनना है सब, मतलब मदर से, बाकी परिवार से, आर्मी से, जब हम इवेंट्स में आते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है उनको देख के। देखो, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ आज हम यहाँ पहुँचे हैं, उसका मैं बहुत दिल से गौरव महसूस, बहुत हमारे ये देश के हीरो थे ये। मैं बहुत गर्व दिल से महसूस करती हूँ। आज हम यहाँ इन पहाड़ियों में आए हैं, देखा, महसूस हुआ है, तो बहुत हिम्मत, देश का हीरो, असली हीरो तो ये है। पाकिस्तान का विश्वासघात, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब। ऑपरेशन विजय को लगभग 26 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों को उसकी याद जो है वो अभी भी ताज़ा है, क्योंकि इसी क्षेत्र में करगिल वॉर लड़ा गया था और मेजर पोर्शन जो उस वॉर का था वो यहीं पे लड़ा गया। हमारे पीछे आप देख रहे हैं टाइगर हिल, बत्रा टॉप, डोलोलिंग जो है, यही वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा ये लड़ाई लड़ी गई थी। और हमारे साथ उस याद को ताज़ा करने के लिए तब कैसी स्थिति थी, किस तरह के यहाँ पे हालात थे, कर्नल आशीष खन्ना जी हमारे साथ है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात तब थे। जैन, उस टाइम पे हालात, आप अभी तो हम 26 जुलाई को हैं, लेकिन एक महीना पहले अगर आप जून 1999 की बात करेंगे तो हालात बिल्कुल ही टच एंड गो पे थे, ब्रिंक पे थे। और भारत और पाकिस्तान पे एक महायुद्ध, ये युद्ध तो चल ही रहा था, लेकिन महायुद्ध भी शुरू होने वाला था, जिसमें शायद न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल होते। आप इस सीन को इमेजिन नहीं कर सकते। जो उस टाइम उधर था वो ही सोच सकता है कि क्या चल रहा था। कि एक तरफ से लड़ाई हो रही है टाइगर हिल में, तोलोलिंग में, और लड़ाई की आप उसको लड़ाई को यहाँ से विटनेस कर सकते थे। इस जहाँ हम ये लामोचन मेमोरियल में खड़े हुए हैं आज, वहां से आप विटनेस भी कर सकते हैं।
पीछे कैजुअलिटीज एयरलिफ्ट हो रही हैं, बोफोर्स की गन्स फायर कर रही हैं डायरेक्ट फायरिंग मोड में, और आप अपने दोस्तों से जिनके साथ आपने ट्रेनिंग करी है, आप उनसे बात कर रहे हैं, आप रेगुलर उनसे अपडेट ले रहे हैं कि क्या अभी नेक्स्ट अटैक कहाँ जा रहा है, और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको बुरी खबर मिल रही है। तो ये मेरा ये नमन सल्यूट है मेरे जितने भी उस टाइम के जो शहीद हुए हैं ऑफिसर्स जो मेरे साथ थे, जो हमने एक साथ ट्रेनिंग करी। और ये जो पूरी जो कारगिल की विक्ट्री है, ये सिर्फ और सिर्फ वो बहादुर जवान और ऑफिसर्स जिन्होंने ये जानते हुए भी अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को लिख के कि ये मेरा आखिरी लेटर है आपको, और वो अपनी जान की बाजी लगा के उन्होंने ये सारे टाइगर हिल तोलोलिंग को वापस छीना और भारत को ये विजय दिलाई। भारत कारगिल युद्ध की 27वीं विजय वर्षगांठ मना रहा है। युद्ध के बाद बीते इन 27 सालों में भारत और ज्यादा सशक्त हुआ है। देश की सेना आत्मनिर्भर हुई है और लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक इंडियन आर्मी की मौजूदगी से दुश्मन का दिल दहल जाता है। आपको बताते हैं कि 2.5 दशक में भारतीय सेना में कौन कौन से ऐसे अत्याधुनिक उपकरण और हथियार शामिल किए गए हैं जिनसे पाकिस्तान और चीन खौफ खाते हैं। इतना ही नहीं, भारत की सेना ने अपने हथियारों, विमानों और सर्विलांस डिवाइसेस की बढ़ोतरी की है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में पिछले 27 वर्षों में राफेल, चिनूक, अपाचे, MI-17 और V-5 जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान शामिल किए गए हैं। आसमान में ताकत को कई गुना बढ़ाकर भारतीय वायुसेना पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर लगातार सतर्क रहती है। वहीं जमीन पर भी भारतीय सेना ने कई नए हथियारों से अपनी ताकत को बढ़ाया है। अपनी पुरानी आर्टिलरी गन्स को अपग्रेड करके और तेज और दूर तक प्रहार करने के लिए तैयार किया है। इसके साथ ही M777 हॉवित्जर के 9 वज्र पिनाका मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज के साथ आक्रामकता को बढ़ावा मिला है। भारतीय सेना ने सरहदी मोर्चों को मजबूत बनाने के लिए रूस से S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हासिल किए हैं। इनमें से एक मिसाइल सिस्टम की यूनिट को पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया गया, जबकि S-400 की दूसरी यूनिट को चीन सीमा के पास LOC पर लगाया गया है। पिछले 2.5 दशकों में भारत की सेना ने इजराइल से अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी UAV खरीदकर सीमाओं पर अपनी निगरानी को भी नए आयाम दिए हैं। ड्रोन की शक्ति के साथ सर्विलेंस रडार सिस्टम भी तैनात किया है। भारतीय सेना पाकिस्तान सीमा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने रोबोटिक सोल्जर्स भी डिप्लॉय किए हैं, जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीमा पर हर मौसम में निगरानी करते हैं। पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों की हर कोशिश को बेहतरीन सर्विलांस और एंटी फिल्टर के साथ नाकाम किया जा रहा है। अपने उपकरणों, हथियारों और आधुनिक सर्विलांस डिवाइस के अलावा भारत की सेना ने विंटर क्लॉथिंग, राशन, हैबिटेशन और मेडिकल सुविधाओं को भी पूरी तरह से नया बना दिया। आज हम लोग कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं और कारगिल विजय दिवस से मेरा भी फिर जो मेमोरी है 1999 में वापस जाता है। 1999 में उस समय मैं एक 24 साल का लेफ्टिनेंट होता था और रातों रात मेरा भी पोस्टिंग ऑर्डर आया था क्योंकि कारगिल के लड़ाई के समय वहां पर ऑफिसर्स की शॉर्टेज थे, तो वहां पर हम लोग को पूर्ति करने के लिए कि सब जगह से लोगों को भेजा जा रहा था कि वहां पे पूरे वैकेंसीज को पूरा फिल करना है। तो मैं भी रातों रात जब वहां से निकला तो कोई ट्रेन का रिजर्वेशन था नहीं। कैलकाटा रेलवे स्टेशन से मुझे दिल्ली के रेलवे स्टेशन तक पहुंचना था और जो ट्रेन में कोई रिजर्वेशन ना होने के बावजूद भी जिस तरीके से जब मेरे जवान मुझे वहां पर छोड़ने गए थे रेलवे स्टेशन पर, तो ट्रेन के अंदर जितने लोग थे वो समझ गए कि ये फौजी है और इसको जाना है कारगिल की लड़ाई के लिए। और उस समय देखिए ये पहला लड़ाई था जो पूरे मीडिया में इतना हाईलाइट हो रहा था और सब लोग के जानकारी था इसके बारे में कि क्या क्या पल पल की हो क्या रहा है कारगिल में। और मुझे उन लोगों ने वहां पे बर्थ भी दिया, मुझे उसमें एकदम रास्ते भर रसगुल्ला खिलाते हुए मुझे वो लोग दिल्ली तक भी लेकर गए थे। जब दिल्ली से मैं फिर अपना जो चार्टर्ड फ्लाइट था, इंडियन एयरलाइंस का हम लोग का चार्टर प्लेन किया था इंडियन आर्मी ने, तो वहां से जब मैं ले पहुंचा अपने यूनिट में तो वहां पे हम लोग के जो कंपनीज थे जो बटालिक में और कारगिल में और सियाचिन सेक्टर में थे, तो वहां पे मुझे भेजा गया तुर्तुक सेक्टर जो था सियाचिन में। तो सियाचिन सेक्टर में मैं वहां पर जाकर तुर्तुक में पूरा तैनात था।
ऑप विजय का पूरा हम लोग का लड़ाई चल रहा था, ऑपरेशन विजय, जिसे हम लोग ने कारगिल की लड़ाई का नाम दिया है। इंडियन आर्मी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अब 1999 की तरह घुसपैठ की कोई संभावना नहीं बची है। इसके साथ ही युद्ध जैसे हालात के दौरान नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों की पहचान की गई थी। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले घुसपैठ के मार्गों की पहचान कर घुसपैठ रोधी ग्रिड बनाए गए। ये ग्रिड सभी घुसपैठ के रास्तों को कवर करते हैं। घाटियों के आसपास तैनाती में गैप को भर दिया गया है। एलओसी के माध्यम से संभावित दुश्मन प्रवेश बिंदुओं पर माइंस बिछाई गई हैं। सेना को सप्लाई राउंड में मदद करने के लिए एलओसी के पास कई हेलीपैड बनाए गए हैं। अब सीमा पर तैनात रहने वाले सैनिकों को अमेरिका से आने वाली विशेष विंटर क्लॉथिंग और जूते दिए जाते हैं। उनके हाथों में सिग सायर राइफल्स हैं और रहने के लिए नए तरीके के शेल्टर हैं। इन सुविधाओं की वजह से अब भारतीय सैनिक 45 डिग्री तापमान में भी पाकिस्तान और चीन की लगी पोस्ट पर लगातार ड्यूटी देते हैं। भारत की सेना तो फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी पाकिस्तान हो या चीन, किसी भी मोर्चे पर किसी भी परिस्थिति में किसी भी वक्त भारत की सेना दुश्मन को करारा जवाब दे सकती है। हम लोग को देखना पड़ता है कि उस समय लड़ाई का माहौल कैसा था बनस्पत आज के तारीख पे अगर हम देखें, जिस तरीके से अब हम लोग के पास कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, जिस तरीके से हम लोग के पास आज के तारीख पे सर्वेलेंस के मैकेनिज्म्स हैं, उस जमाने में ये सब चीजें नहीं थी। और आज के तारीख पे भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और इंटरनेशनल जो पूरे मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पे पढ़ा जाता है और स्टडी किया जाता है कि वर्ल्ड के हाईएस्ट बैटलफील्ड एरिया में किस तरीके से लड़ाई लड़ी गई थी। उस समय हम लोग को इतना जानकारी भी नहीं था कि हम लोग के अगेंस्ट दुश्मन कितने वहां पे तैनात है। देखिए क्या होता है कारगिल रीजन में, क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है और बहुत वहां पे मतलब 16,000, 18,000, 20,000 फीट तक के पूरे पहाड़ी एरियाज हैं वहां पे। तो विंटर के समय पाकिस्तान के भी फोर्सेस और हमारे इंडियन फोर्सेस भी, हम लोग के जो कुछ पोस्ट है उसको हम वेकेट करके पीछे आ जाते हैं। इनको हम लोग कहते थे विंटर वेकेटेड पोस्ट। तो विंटर वेकेटेड पोस्ट पे हम लोग वापस आते थे, क्योंकि उनको मेंटेन करना दोनों कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल होता था और एक अंडरस्टैंडिंग था। और जैसे जब वो पूरा विंटर चला जाता था, स्नो मेल्ट होने लगता था, तो हम लोग अपने अपने पोस्ट पे वापस चले जाते थे। इस बार पाकिस्तान ने क्या किया था जो आज तक नहीं पता चला है कि परवेज मुशर्रफ के दिमाग में क्या चल रहा था, क्यों ऐसा उसने एक मीनिंगलेस लड़ाई उसने लड़ने की कोशिश किया इंडिया के साथ। तो उसने वहां पे करीब हम लोग के 132 पोस्ट पे जो बाद में पूरा एनालिसिस करके जो पूरा पता चला कि इतने पोस्टों पे उन लोगों ने जाके वो ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर ली है। आज सारा देश कारगिल विजय दिवस पर अमर बलिदानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने सभी बाधाओं को पार करते हुए बर्फीले पहाड़ों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। ये भारत का पहला टेलीविजन युद्ध भी था, जिसके दौरान ट्रोलिंग और टाइगर हिल अज्ञात निर्जन शिखर सारे देश की जुबान पर आ गए थे। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच हुआ था। परवेज मुशर्रफ की सरपरस्ती में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने एलओसी पार कर भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया है कि लड़ने वाले सभी लोग कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से ये साबित हो गया था कि पाकिस्तान की सेना सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल थी। भारतीय सेना और वायु सेना ने दुश्मन के कब्जे वाली जगहों पर हमला किया और पाकिस्तानी सेना को घुसपैठ छोड़ वापस भागना पड़ा। कारगिल युद्ध ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ा गया था। भारतीय सेना को पहाड़ियों के नीचे से लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। कारगिल वार के एक और हीरो हमारे साथ है, मेजर जनरल असीम कोहली, जो कि तब वार में बिल्कुल आई विटनेस थे और कहीं एरियाज में उन्होंने लीड किया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल था तब जब ये वार हो रहा था 1999 में। माहौल की अगर मैं शुरुआत करूं तो पहले तो एक सरप्राइज था, क्योंकि मैं बड़ा क्लियर वर्ड में बोलूंगा कि हमारे पीठ पे छुरा घोंपा गया, धोखा दिया गया पाकिस्तान के द्वारा इंट्रूजन करके, हमारे जो एग्रीमेंट्स को उसको तोड़ के। लेकिन वो एक चीज हो चुकी थी। अब दिल के अंदर एक भावना थी कि जो कुछ किया है वो तो हो गया, अब हमने दुश्मन को उन पहाड़ की चोटियों से हटाना है। देश के सुरक्षा के लिए जो चीजें जरूरी हैं, रोड को ओपन करना है जिसपे पूरा लद्दाख का जो कम्युनिकेशन होता है, और हमारा जो दिया गया टास्क है उसको पूरा करना है। उसी के को ध्यान में रखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों से आर्मी को यहाँ पे इंडक्ट किया गया था। मैं उस समय हरिद्वार के पास में एक कैंट है, रायवाला कैंट, वहाँ पे उस समय था।
वहाँ से हम लोगों को मूव किया गया। हम नीमू होते हुए और बटालिक सेक्टर में हम उस लड़ाई के लिए पहुंचे, और जब तक हम आगे आगे बढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन आती जा रही थी, एक गुस्सा दिल में आता जा रहा था, और जो भी कुछ लड़ाई में चल रहा था उसकी इंफॉर्मेशन आ रही थी, कुछ नुकसान हुए थे, उसके कारण हमारा गुस्सा और बढ़ रहा था कि अब कुछ भी हो जाए, दुश्मन को सबक सिखाना है और अपने देश के लिए जो भारतीय सेना को जो भी काम दिया गया है उसे पूरा करना। परमाणु बम बनाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध पहला सशस्त्र संघर्ष था। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की। इसलिए 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान जनरल वेद प्रकाश मलिक भारतीय सेना के प्रमुख थे। जनरल मलिक ने कारगिल युद्ध से जुड़े कुछ बेहद जरूरी और दिलचस्प बातों को उजागर किया है। कारगिल युद्ध की एक बड़ी चुनौती थी। युद्ध के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी सदमे में आ गए थे, क्योंकि कारगिल युद्ध से 3 महीने पहले ही भारत और पाकिस्तान ने ऐतिहासिक लाहौर घोषणा पत्र पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा पत्र पर दस्तखत किए थे, और इसके लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी बस में बैठकर लाहौर गए थे। कारगिल युद्ध शुरू होने पर सेना इस वजह से हैरान थी क्योंकि सेना के पास उस वक्त ऐसी कोई खुफिया रिपोर्ट नहीं थी। यहाँ तक कि खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह के युद्ध किए जाने की संभावना को ही नकार दिया था। 27 साल पहले भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी में भी कमजोर थी। सैन्य चौकियों के बीच का अंतर 9 से 40 किलोमीटर तक था। जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो इस इलाके में पेट्रोलिंग पर भी असर होता है। उस समय भारतीय सेना के पास आज की तरह आधुनिक गैजेट्स भी नहीं थे। ऐसे वक्त में कारगिल में पाकिस्तान के द्वारा युद्ध की शुरुआत करना हैरानी भरा कदम था। कारगिल में टॉप से लेकर काप्स कमांडर तक सभी ने इसे पाकिस्तानी सेना की नहीं बल्कि सलवार समीज में आए आतंकवादियों के घुसपैठ माना, जबकि हकीकत में एलओसी के साथ लगते हुए 100 किलोमीटर के इलाके पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। दरअसल परवेज मुशर्रफ 1980 में पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर थे और उस वक्त उन्होंने सियाचिन सेक्टर में भारत के कुछ पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से नाकामयाब रहे थे। मुशर्रफ को इस बात का दुख था कि उनके कई लोग मारे गए और वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सके। जनरल मलिक के मुताबिक मुशर्रफ अच्छे कमांडो थे लेकिन खराब रणनीतिकार थे। जब मुशर्रफ पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बने तब उन्होंने पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो से इन इलाकों में हमला करने की बात कही थी। बेनजीर भुट्टो ने उनसे कहा था कि उन्हें इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। अक्टूबर 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जब मुशर्रफ को पाकिस्तान की सेना का प्रमुख नियुक्त किया तो मुशर्रफ को ऐसा लगा कि उनके पास खुद को साबित करने का समय है और यही वक्त है जब वो सियाचिन और कारगिल की चौकियों पर कब्जा कर सकते हैं। मुशर्रफ इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते थे और उन्हें पता था कि घुसपैठ करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। जब कड़ाके की सर्दी थी तब उन्होंने भारतीय इलाके में पेट्रोलिंग करनी शुरू की और फरवरी 1999 में यहाँ अपने अड्डे जमा लिए, लेकिन बर्फीले तूफान और एवलांच की वजह से पाकिस्तानी सेना को अपने कई लोगों को खोना पड़ा था। पाकिस्तान की सेना ने नवाज शरीफ को इसे लेकर ठोस जानकारी नहीं दी थी। भारतीय सेना के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर कोई जानकारी नहीं थी और ऊंचाई पर लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में लगातार सैनिक शहीद हो रहे थे। लेकिन तमाम विपरीत हालात के बावजूद इंडियन आर्मी ने टोलिंग और 3 पिंपल रिच लाइन पर कब्जा कर लिया तो अधिकारियों और जवानों को यकीन हो गया कि वो इस युद्ध को जीत सकते हैं। इसके बाद भारतीय सेना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आखिरकार 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से पूरे भारतीय इलाके को मुक्त करा लिया गया।
1999 में लड़े गए करगिल युद्ध को पर्यटकों के सामने बिल्कुल ताज़ा कर देता है। करगिल के इस युद्ध स्मारक को देखने पर हर भारतीय शहीद जवानों के लिए श्रद्धा से ओतप्रोत हो जाता है। युद्ध को जीतने में करगिल के स्थानीय लोगों की बेहद अहम भूमिका रही। वहीं आज भारतीय सेना के सहयोग से करगिल के स्थानीय बाशिंदों को पर्यटन में भारी रोजगार मिल रहा है। नतीजतन देशवासी भारतीय सेना के विपरीत हालात में लड़े गए युद्ध के गवाह बनते, तो वहीं कारगिल के लोगों को उनकी अपनी जमीन पर बेहतर काम मिल रहा है। पूरे देश को मैं करगिल शहीद उधे मान दी माता जी हाँ। आज का दिन बड़ा खुशियों का, बधाइयों का, क्योंकि मेरे देश दे वास्ते मेरे बच्चे आए वापस। मेरा बच्चा नहीं आया तो मेरी गम भी बड़ा ते देश की खुशी भी बड़ी है। ये नहीं है कि गर्व है में मेरा अपना देश सुरक्षा आइए वापस। टैगरी भी जीती उन्हें सारा पूरा करगिल जीती है। मेरे बाप सब जिमटा आइया हाँ, क्यारियाँ नहीं आइया जीती आइया। आज कारगिल विजय दिवस है, उसकी बड़ी बड़ी शुभकामना भी है कि जो उस समय घर में वापस आए थे उनके लिए खुशी की बात है। हमारे लिए भी है कि हमारा देश आगे बढ़ा था। उन्होंने टाइगर हिल जीती, पूरा कारगिल जीता और उदयमान घर तो नहीं आया, पर यह है कि आज तक 27 साल हो गए हैं, तो 27 साल हो गए हमें उसको याद करते हैं। साल 1999 में पाकिस्तान से युद्ध में भारतीय जवानों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। सेना के इस अभियान में कारगिल के लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 2000 में कारगिल में 3 दर्जन से भी कम पर्यटक पहुंचे थे, किंतु आज कारगिल में पर्यटन 26 साल के बाद ये आंकड़ा 3 लाख को छूने लगा है। वर्ष 2023 में कारगिल में करीब 2.25 लाख पर्यटक पहुंचे थे, जिनमें 4,655 विदेशी थे। इस वर्ष अब तक करीब 1,90,000 से ज्यादा पर्यटक आ चुके हैं और इनमें 1550 से ज्यादा विदेशी भी हैं। ये आंकड़ा लगातार आगे बढ़ेगा। कारगिल में मई से सितंबर तक पर्यटन गतिविधियां चरम पर रहती हैं। आपको बता दें कि 2018 तक कारगिल आने वाले सैलानियों का आंकड़ा 1 लाख से भी कम रहा था। पिछले 5 वर्षों में पर्यटन में करीब 3 गुना वृद्धि हुई है। पिछले 2 दशक में कारगिल में होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। पर्यटन क्षेत्र में लोगों को आसान रोजगार मिल रहा है। वर्ष 1999 तक कारगिल में नाम मात्र के होटल थे, आज करीब 300 से ज्यादा होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे हैं। लद्दाख नई होम स्टे नीति के तहत लोगों को होम स्टे बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है उन्हें अपने होम स्टे में पर्यटकों को किस तरह से अच्छी सुविधाएं देनी है। पाकिस्तान हमेशा क्लेम करता रहा कि ये मुजाहिदीन है और ये सब इंसर्जेंट्स हैं, जो लोकल इंसर्जेंट्स हैं जो आकर वहां बैठ गए हैं और पाकिस्तान का कोई उसमें रेगुलर नहीं है। लेकिन बाद में भी ये पूरा प्रूव हुआ था कि पाकिस्तान के पूरे जो स्पेशल कमांडोज एसएसजी ग्रुप है वो भी उसमें था। उनका जो पैरामिलिट्री ग्रुप जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वहां पे पूरे उसमें सब तैनात थे। तो पाकिस्तान जो है हमेशा देखिए प्रॉक्सी यूज करता है। पाकिस्तान हमेशा डरता है आमने सामने की लड़ाई के लिए, क्योंकि जब भी आमने सामने की लड़ाई होता है पाकिस्तान एकदम गीदड़ की तरह वो भाग जाता है और हार जाता है। तो वो कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता है कि छुप छुपा के किसी के आड़ में वो लड़ाई लड़े, और ये सब चीजें जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भी पूरा सब खुलासा भी हुआ था। द्रास में बना कारगिल युद्ध स्मारक शहीदों को समर्पित है। यहाँ पाकिस्तानी सेना के बंकर भी रखे हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी सैनिकों ने छिपकर हमला करने के लिए किया था। भारत में इंसानी आबादी वाले सबसे ठंडे इलाके द्रास में बने कारगिल युद्ध स्मारक पर जाना किसी के लिए भी जीवन का शानदार अनुभव हो सकता है। स्मारक में लहराता भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दूर से ही उन लोगों को आकर्षित करता है जो कश्मीर से जाने के लिए हाईवे से गुजरते हैं। पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना के छेड़े गए
पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना के छोड़े गए ऑपरेशन विजय की स्मृति में बनी इस यादगार स्मृति को देखने रोजाना 1000 से 1500 से ज्यादा विजिटर्स आते हैं। कश्मीर और लेह जाने वाले एडवेंचर बाइकर्स के लिए तो ये पसंदीदा स्टॉप ओवर पॉइंट बन चुका है। शत्रुनाश नाम के अंतिम हमले की याद को रखने के लिए 5140 चोटी का नामकरण गन हिल के तौर पर किया गया है। ये नाम उन गनर्स को समर्पित है जिनके आक्रमण ने पाकिस्तानी बंकर को तबाह कर उसके सैनिकों को भागने पर मजबूर कर डाला था। करगिल विजय दिवस सिर्फ जीत का जश्न नहीं बल्कि उन वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र का प्रण है जिनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जाएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।